बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं, इनका पावर कॉरिडोर्स में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। ख़ुद भी मेंबर नेशनल असम्बली भी रहे हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि मुल्क के जो पार्टी सरबराहान रहे हैं दूसरी पार्टीज़ के, इनकी पार्टी के अलावा, उनके साथ भी इनके वन वन ताल्लुकात रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी कई दफ़ा ऐसा हमने देखा कि वो किरदार अदा करते नज़र आए हैं। पिछले अरसे में जब इमरान खान साहब की हुकूमत अदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म हुई, तो जो सबसे ज़्यादा उस के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था कि जब ये शख्सियत भी उनके साथ जाके खड़ी हुई, जिससे एक बड़ा इम्प्रेशन ये बना कि शायद जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो ठीक है और चीज़ें दोबारा उनके हक में होने वाली हैं, और उससे बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस कंफ्यूज भी हुई। इस सारी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे, और आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान की सियासत का नक्शा हो सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ PML ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहला तो यहीं से मैं शुरू करूंगा कि सर, ऐसे क्या हालात थे कि आप भी जो सारे हालात को भी जानते हैं, आपका बैकग्राउंड, आपका स्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात, आपकी सियासत, हर एक चीज़, आपको हर एक चीज़ का बड़ा अंदाज़ा है, आपने कैसे उस वक्त इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात बना लिए, और वो भी इस हद तक कि खबरें आ रही थी कि आपने PML ज़िया को वहाँ जम कर दिया। बाद में बहरहाल आपने बताया कि पार्टी तो मेरी रहेगी लेकिन मैं उनके टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा। तो वो क्या सिनेरियो था? क्या आपको भी लगा कि कोई ऐसे हालात हैं कि अब इमरान खान को रोकना नामुमकिन हो गया, या वो कोई और हिकमत थी? वो क्या था? इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिए। देखिए, ये वजह नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जब 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत थी, और उससे पहला जो 2018 का इलेक्शन था वो हमने एक किस्म का कोलिशन में लड़ा था। ठीक। कोलिशन इन द सेंस कि उन्होंने अपना कैंडिडेट हटा लिया था और अपने MPs को भी उठा लिया था मेरे अगेंस्ट। ठीक है। उन्होंने कहा PMLZ और हम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल वो इलेक्शन मेरा RTA सिस्टम के नज़र हो गया। उसकी कोई RTS सिस्टम जो भी था, वो RTA रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है ना, इसलिए कैसे बैठ सकता है? बस वो जब बिठाना होता है तो बिठा देते हैं, उसकी वजह थी। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, कभी लिखेंगे उसके बारे में। मैं ऐसे सर एक सवाल देखने वालों के लिए कि आपका, क्योंकि जो बैकग्राउंड है, एक तो ज़रा आप जनरल ज़ियाउल हक साहब के फर्जंद, उनका इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा रोल है, और फौज के अंदर भी बड़ी रिस्पेक्ट है। तो उस वक्त जो RTS बैठाने वाले थे वो भी ज़रा मुबैना तौर पे कहा जाता है कि जनरल फैज़ थे। तो आप जैसे बंदे का RTS वो कैसे बैठा सकते हैं? मैं इस तनाज़र में ये जनरल फैज़ का इसमें किरदार लाजिम बात है, होगा। हो सकता है कि उनसे भी ऊपर किसी का किरदार हो, लेकिन जो मामला शुरू हुआ था ना वो नीचे से हुआ था। वो ज़माना था, अगर आपने अब पूछ लिया तो मैं आपको बताया था ज़रूरी सवाल है सर, क्योंकि आप जैसे बंदे का RTS तो नहीं बैठाना बनता। मैं आपको बता, हम पीछे चल रहे थे PMLN के साथ एज ए कोलिशन पार्टनर्स, और हमारा एक अच्छा राब्ता था, बड़ी इज्जत के साथ। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, और मुझे जब भी बुलाना आपने घर में, और बड़ी इज्जत के साथ मिलते थे। हालांकि कम मीटिंग्स होती थी, लेकिन जब कभी ज़रूरत पेश आई। जब सेनेट का इलेक्शन आया, जिसमें यहाँ से मुशाहिद हुसैन और असद जुनेजो थे मरकज़ में, और वहाँ से राना मशहूद वगैरह, जो भी नाम, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पंजाब से थे। तो हफ्ता एक पहले इलेक्शन से ना मुझे एक दोस्त की कॉल आई, और उसने कहा वो पार्टनर, मैं चीफ मिनिस्टर को मिलकर आया हूँ, तो आपका कोई इख्तिलाफ शुरू हो गया? मैं कहा नहीं यार, हम तो उनके कोलिशन पार्टनर हैं। वो दोस्त कोई सियासी थे या सियासी इन द सेंस कह सकते हैं आप, सियासी, कम उपेश सियासी थे वो। तो वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या वजह है, कि मुझे उन्होंने कहा कि जी PMLZ हमें वोट नहीं दे रही सेनेट का। ठीक। उनके ज़हन में, मुझे पता नहीं ये बात कैसे आई, मतलब शहबाज शरीफ साहब, हो सकता है इसलिए आई हो कि चौधरी सरवर खड़े थे उस वक्त एज वहाँ पे सेनेट के लिए। ठीक। तो चौधरी सरवर ने मुझे कॉल भी की, और मुझे कहा जी वोट का करें यार, कोई ख्याल करें। तो बल्कि मेरे जो 3 MPs हैं उनसे डायरेक्ट रब्ता भी किया चौधरी सरवर ने। तो मैंने उनको कहा आपके पास कितने वोट हैं? उन्होंने कहा मेरे पास 4 ज़्यादा हैं। तो मैं कहा फिर हमें डिस्टर्ब ना करें, हमारा एक उनके साथ चल रहा है मामला। उन्होंने उसके बावजूद मेरे MPs से कॉल शुरू कर दी। तो मैंने उसको कहा मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन ये अपनी जब पार्लिमानी पार्टीज़ की मीटिंग्स, पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की बुला रहे हैं,
उसमें हमारे एमपीएस को नहीं बुला रहे, उन्होंने भी एक आधी मरतबा मुझसे गिला किया है। तो जी अगर शहबाज शरीफ साहब आपको बुलाएंगे तो आप मिलेंगे। मैं कहा यार मेरी लड़ाई कोई नहीं, तो मिलने की क्या बात है। खैर वो मैं मिलने के लिए चला गया, उन्होंने बड़ा इज्जत की और मैंने गिला किया कि आपने ये क्यों किया कि भैया मुझे इस तरह से हमारे बंदों को नहीं बुला रहे। खैर उन्होंने उसी दिन मीटिंग कॉल की और उनको बुलाया। ठीक। इलेक्शन से 2 दिन पहले एक साहब थे, अब आप उसकी डिटेल में ना जाना जी, ठीक है, नहीं मुझे कहा जी कि अपने एमपीएस को मेरे पास भेज। ठीक है, लेकिन वो सियासी थे या नहीं सियासी नहीं नहीं थे? वो सरकारी थे, सरकारी समझ लिया। ठीक है। अभी आप कहें ये नाम बताएं, ये करें वो करें, नहीं, नाम पे तो नहीं मैं जाते, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। सरकारी थे, ठीक है। वो मैं आपको सिर्फ वो वजह बताना चाहता। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि अपने एमपीएस को भेजें। मैंने कहा जी कि मेरे एमपीएस तो आ जाएंगे, आप मुझसे बात करें। ठीक है। तो मैंने कहा आपने क्या करना है। खैर उसने बड़ा इंसिस्ट किया, नहीं वो बुलाएं, मैं खाना खिलाऊंगा ये वो। ठीक है। मैं कहा जी इस तरह नहीं आएंगे, आप मुझे बताएं तो फिर आएंगे। कहते सेनेट के बारे में बात कर रही है। मैं कहा सेनेट में चोरी सर्वर था, उसके बाद 4 वोट ज़्यादा हैं। एक हफ्ता पहले अगर मुझे आप कहते तो शायद मैं मान लेता, लेकिन अब तो मैं मिला हूँ चीफ मिनिस्टर को, मैं कमिट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा लेकिन बाय द वे वोट किसको देना। तो मैंने कहा वो चोरी सर्वर के पास बहुत ज़्यादा वोट है। दूसरा वो नून लीग का खड़ा हुआ था जिसको हमने बाद में वोट दिया, मुल्तान से राणा साहब जो हैं। सही। तो मुझे उन्होंने मतलब एकदम से ना, पहले तो बता नहीं रहे थे, फिर एकदम से बताया कि पीपल्स पार्टी को देना। अच्छा। तो मैं आई लॉस्ट माई टेम्पर, हालांकि थे तो हम फ़ोन पे ही। तो मेरे जो भी मुंह में आया मैंने सुना दी उनको। ठीक है। मैं कहा यार आपको कम से कम इतना तो सबक आना चाहिए, इतनी लंबी आपकी सर्विस है कि आपको ये नहीं पता कि हमारा और उनका कितने इख्तलाफात हैं, और मैं अपने एमपीएस को कहूँगा भी तो वोट नहीं देंगे। डेफिनेटली वो एक आइडियोलॉजिकली है बहुत मतलब बड़ा डिफरेंस गैप है। हमारा मतलब कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, नजरियाती इख्तलाफ है। ऐसे ही उसकी समझ में ये बात आई नहीं, वो नाराज़ हो गया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, एमपीएस को कह दिया अननोन नंबर को उठाना नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक। तो हमने जाकर वोट दे दिया जहाँ देना था। सही। हमारे वोटों से वो जीत भी गया उनका सेनेटर। ठीक। तो यहाँ पर मैंने जिसको वोट देना दे दिया। फ़ोन हमारे बंद थे, अगले दिन जब खोला तो उनके 10-15 मैसेज आए हुए थे। तो मैंने कहा यार मैं आई वॉज बियॉन्ड, यू नो, आई वॉज इन द माउंटेन्स, मरी से आगे गया हुआ था तो सिग्नल नहीं थे। तो उसने कहा नो, आई वॉज कीपिंग अ चेक ऑन यू एंड चिल आउट, मुझे पता था कि आपकी लोकेशन कहाँ है, क्या है वगैरह वगैरह। सही। बहरहाल उससे थोड़ी सी हमारी तलखी पैदा हुई। तो जो शख्स इंचार्ज हो इलाके का और वो फिर आपके साथ तलखी हुई हो तो फिर लाजिम बात है कहीं ना कहीं तो आरटीएस बैठा आपको सकता है। बस वो मतलब हो गया, इस तरह हो गया। ठीक ठीक, बिल्कुल। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रात 2:30 बजे कॉल करके अपनी सीटें जितवा ली। ठीक। हमने किसी को कॉल नहीं किया, हमने कहा जो हो गया वो हो गया। ठीक ठीक। तो सर फिर खान साहब के साथ ये बैकग्राउंड तो समझ आ गया सारा। तो ये जब खान साहब गवर्नमेंट से निकले उस वक्त जब आप जाके साथ खड़े हुए और आपकी जब वीडियो आई तो एकदम ये इंप्रेशन बन गया कि शायद जो खान साहब कहते हैं कि सिस्टम के अंदर भी लोग मेरे साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी, और बाकी जो पब्लिक है वो तो ज़ाहिर नज़र आ रही थी, साथ ही थी। तो कहीं वो आपका प्योरली डिसीजन था जाने का या उसमें कहीं नहीं, वो कोई ये बात नहीं थी। देखें कहीं इशारा था अभी कि जी अभी वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आपको बताया ना 3.5 साल मेरी कोई मुलाकात नहीं। ठीक है। जब मैंने देखा कि यहाँ तो मतलब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है और सिंध हाउस भर गया है और पैसे आ रहे हैं, रेल पेल हो रही है वगैरह वगैरह, और थोड़ी मालूमात जब की तो पता लगा कि ऑल्टरनेट क्या है। जब मैंने ऑल्टरनेट देखा क्या है तो मैंने कहा ये तो मुल्क के लिए तो भाई ऑनेस्ट टू गॉड, इसलिए नहीं कि मेरी उनसे कोई मुखालफत थी, मैंने कहा यार ये तो एक ऐसी खिचड़ी पकेगी जिससे मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। यानी पीडीएम गवर्नमेंट आपको लगा कि सूटेबल नहीं हाँ, होगी? जो इतने लोग आ रहे थे मैंने कहा ये किस तरह चलाएंगे मुल्क को। मतलब एक चीज़ चल रही है और आप उसके बीच में रखना डाल रहे हैं, चलती को आप हटा रहे हैं। मतलब नहीं, उसकी वजूहत जो भी होंगी मुझे उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। ठीक। कोई नाराज़गी होगी या जो भी बात होगी। बहरहाल 5 मार्च 2022 को, 22 ही था मेरे ख्याल में जब हुकूमत ख़त्म जी जी बिल्कुल हुई, ये अप्रैल 5 मार्च को मैं पहली दफ़ा मिला उनको, रिक्वेस्ट करके मिला। ठीक। कि मैं मिलने आना चाहता हूँ। फिर मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई अपनी पहली मीटिंग में। पहले तो वो समझे कि मैं ये आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने चीफ विप को बैठाया हुआ था, असद उमर साहब थे, नीचे अपना झंडा रखा हुआ, तो समझा कि हम इसको अपने साथ शामिल करेंगे। तो मैंने और कहा एक इम्प्रेशन ये भी था कि कहीं आपको कहीं से पिंडी से या अपारा से कहा गया हो कि जाएं और उनको ये बातें समझाएं, ये भी इम्प्रेशन था। नहीं, एक ये भी था डेफिनेटली, और दूसरा वो भी था। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने से और मुल्क की खातिर अपने से बालातर होती है। ठीक है। उसमें आपके जितने भी ताल्लुकात हों एक हद तक तो आप रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान को आप समझे नुकसान हो रहा है
तो फिर वो कोई किसी से कोई बात नहीं होती। बहरहाल मैंने उनको जाके कहा कि भाई ये मैं कुछ आपका ये झंडा पहनने नहीं आया, ये तो आपके गले में फंदा फंसा हुआ है, पहले उसको लूज करें और फिर उसके बाद देखें कि क्या करना है। ठीक है। बहरहाल ही वॉज इंसिस्टिंग कि जी आप शामिल हो हमारे साथ। और ये 3.5 साल की कोई मुलाकात नहीं, ना बुलाया ना पूछा कि जी कोलिशन में इलेक्शन लड़ा था। खान साहब भी तो ऐसे है ना शख्सियत है कि भाई जब हो तो ठीक है, नहीं तो ना हो तो बस चलो खुदा। उसमें लोग कहते हैं जी भूल जाते हैं, मतलब अपने लोगों को ज्यादा जो अब तो मतलब उनके जो करीब होंगे वो जानते होंगे। मैं उनको 1981 से जानता हूँ। देखें बहुत पुरानी एक हमारे ताल्लुकात इन द सेंस थी। फिर मैं अब ये बात यहाँ बतानी कि नहीं कि एक दफ़ा जब हम ख्याल ग्रुप था जिसमें खुर्शीद कसूरी, मैं, अहमद महमूद वगैरह वगैरह सब, हमायूं अख्तर साहब, चट्टा साहब सारे थे। उस वक्त हमने 2011 में, ये अक्टूबर में जलसा हुआ है खान साहब का, जून में हमने फैसला किया था हम ख्याल ने कि इनको साथ में लाते हैं खान साहब को। तो मैं, खुर्शीद कसूरी और अहमद महमूद साहब 3 को नॉमिनेट किया था। और हमारी को 3-3.5 घंटे की एक मीटिंग हुई उनके साथ, उनके घर पे ज़मान पार्क में। और फिर ये तय हुआ कि इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बाद में वो बेल जो है नहीं मंडे नहीं चढ़ सकी। तो इसलिए मतलब ये तो था ना कि एक उनकी मुतर्रक थे, एक पॉपुलैरिटी थी। अभी लाहौर का जलसा नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है। जलसे के बाद तो एक नया सिनेरियो पैदा हो गया। फिर 3-3.5 साल कोई कारकर्दगी ऐसी नहीं थी जिस पे कोई नाज किया जा सकता हो। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो मैंने जाकर उनको ये समझाने की कोशिश की कि आपके और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जो हैं उनमें एक खलीज पैदा हो रहा है, इसको आप मेंड कर लें। ठीक। और उन्होंने कहा ऐसे, इस तरीके से मैंने बताया कि मैंने उनको हवाला दिया सितंबर 1999 का। और कहानी मैंने सुनाई कि मैंने नवाज शरीफ साहब को गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू हम गए हुए थे चीफ आर्मी स्टाफ के साथ, और मुझे पता था कि तलखियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। तो मैंने उन्हें कैसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त नहीं समझे बात, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ का फैसला कर लिया हुआ था। ठीक है। तो एंड में खान साहब ने कहा कि अच्छा फिर क्या करना चाहिए। तो मैं कहा ये पड़ा है, फ़ोन उठाएं, कॉल करें, ठीक, और उनको कहें मैं आ रहा हूँ रात खाने पे, अकेले जाएं, बैठ के बात करें, जो गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। ठीक। और कहा नहीं नहीं यार मुलाकातें होती रहती हैं, ये मामला ठीक चलते रहते हैं। और उसके बाद से फिर मतलब हम एक दूसरे के करीब रहे। जब रजीम चेंज होने वाला था, उससे पहले मैं कुछ उनके कोलिशन पार्टनर्स को भी मिला, MQM से मुलाकात की। जब देखा कि आपस में बड़े एक्टिव थे, वो भी बड़े परेशान थे, क्योंकि मैंने उनसे एक सवाल किया था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि इस पॉन्ड के अंदर दो मछलियाँ कैसे रहेंगी, आप और पीपल्स पार्टी, यानी MQM और पीपल्स पार्टी कराची में किस तरह इकट्ठे चलेंगे। तो उन्होंने भी ऐसे हाथ जोड़ लिया यार के मतलब हमें खुद समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर है मुश्किल था। तो बहरहाल बाद में जो हुआ वो हुआ। उसके बाद भी हमने कोशिश की कि जो है ना मामला ठीक हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने गलत इनपुट देते रहे जो उनके करीबी थे। और मेरा ख्याल है खान साहब समझते थे, लेकिन वो जब कोई बैठकर कुछ कहता था तो मान लेते थे। जब मैं ये कहता था कि जी आप गलत कर रहे हैं, आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करने चाहिए, तो वो उससे मेरी मीटिंग के बाद 2 दिन बहुत अच्छे बयान दे देते थे। ठीक। और फिर कोई जाके कुछ बताता था, फिर दूरियां हो जाती थी पैदा। ठीक। तो सर ये मामला रहा सर। ये तो आपने चीज़ें सारी देखी हैं, अब आप कहाँ क्या देख रहे हैं सर? अब जो हालात हैं इस वक्त, जहाँ आपकी चीज़ें खड़ी हुई हैं, और बिलखुसूस जनरल फैज़ की गिरफ्तारी भी हो गई, ये भी एक बहुत बड़ा ज़ारा। आपका तो खुद एक फ़ौजी घराने से ताल्लुक़ है और फिर आपके ताल्लुकात बहुत हैं, तो इसको आप खान साहब के तनाज़र में इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं, या ये उसमें इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है? देखिए फ़िलहाल तो जो चीज़, देखें मैं जनरल फैज़ के साथ मेरा ताल्लुक़ था, मुलाकातें भी हुई। ख़ास तौर पर अभी आपने ज़िक्र किया अफ़गानिस्तान के हवाले से, एक बड़ी लंबी मेरी उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई थी, जब तालिबान का एक वफ़द अमेरिका के इनख़ला से पहले जी मेरे पास अफसोस करने आया था। लेकिन उन्होंने ऐसी बातें की मेरे साथ 4-5 घंटे की मुलाकात में कि वो कुछ चीज़ें थी जो कन्वे करनी थी। तो वो एक बड़ी तवील मुलाकात थी। उससे पहले भी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी ठीक कि मैं ये कहूँ कि जी हमारी कोई ऐसे 1-to-1 मुलाकातें हुई। मुझे बात यह कि देखें
फौज का एक अपना तरीक़ाकार है, एक कोर्ट मार्शल हो रहा है, हमने इसको एक मजाक बना लिया। ठीक है। जो टेलीविज़न स्टेशन आप खोलें, जो आप मीडिया खोलें, जो आप एंकर को देखें, उसने अब पीएचडी कर ली है जनरल फैज़ पे ऐसे ही। मतलब वो बातें सामने आ रही हैं कि काश वो उस वक्त बोलते जब वो या तो ऑफिस में थे सही। या वो इसके थ्रू नहीं जा रहे थे। अब हमें वेट करना चाहिए देखने के लिए कि क्या मतलब ये टॉप सिटी है, निकलता क्या है, उससे आगे जाएंगे। मैं यहाँ बैठ कर बहुत सी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन वो बेमानी होंगी। ठीक। तो उस पर हम एज ए ले मैन मैं समझता हूँ कि जिसकी इतना अंदर की बात नहीं मालूम, तो उस पर बेहतर है कि वेट एंड सी, लेट देम डिसाइड। फ़ौज का फैसला है, फ़ौज कभी कोर्ट मार्शल शुरू नहीं करती जब तक कि उनके पास ठोस सबूत ना हो। इतना बड़ा कदम उन्होंने नहीं लेना था। ऐसे ही उनके पास कुछ ना कुछ सबूत ज़रूर है जिससे उन्होंने इसको इनिशिएट की। सर अब खान साहब पे आते हैं। अब जहाँ आके जो भी हुआ सारा बैकग्राउंड वो ज़रा आपके सामने है। अब आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त ये जो 2 दिन पहले की एक डेवलपमेंट है जिसमें जलसा पीटीआई ने मनसूख किया और फिर खान साहब ने जो ऑफ द रिकॉर्ड वहाँ गुफ्तगू की जर्नलिस्ट से, इंप्रेशन उन्होंने ये दिया कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रोच किया और मैं अब चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज कर लूँगा। एग्जैक्ट अल्फाज तो ये नहीं थे, लेकिन उनका जो लुबे-लुबाब था वो यही था। आपको क्या लगता है, आप खान साहब को भी जानते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट को भी जानते हैं, क्या इस फेज पे आके कोई ऐसी दोबारा से बैकडोर बातचीत शुरू हो सकती है या इसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे? देखिए, राब्ते कभी मुनक़ता नहीं होते। ठीक। ये अगर कोई समझ रहा है ना कि बिल्कुल कोई राब्ता ही किसी का नहीं है, ठीक है। तो जितने पीटीआई के मेंबरान कौमी असम्बली या उनके जो नॉन पर्सनैलिटीज़ हैं, हर एक का राब्ता। ताकि जो सीएम सीएम केपी है सीएम उसका का तो तो बहुत सुना है ज़्यादा कि राब्ता है ना, वो तो सीएम बहुत का तो ज़्यादा। बहुत ज़्यादा राब्ता है। फ़ोन पे बातचीत होती है, मुलाकातें होती हैं, गपशप होती है। तो ये कहना जी कि वो कोई नई कहानी शुरू होने लगी है, तो वो नहीं है। देखिए, खान साहब को ये बात समझ नहीं आई कि मैं जंग करके जीत नहीं सकता हूँ। ठीक। और ख़ास तौर पे आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं। माजी के अंदर ही बहुत से लोगों ने लड़ के देख लिया, ऐसे ही है। तो कामयाब तो नहीं हुए। डेफिनेटली। पीपल्स पार्टी को ले लें, अल-जुल्फ़िकार बनाई, दहशतगर्दी की, प्रेसिडेंट के जहाज़ पे मिसाइल मारा, ठीक है ना, जहाज़ अगवा किए, कामयाब तो नहीं हुए। ऐसे ही है, ठीक है ना, बिल्कुल तो आप यू कैन नॉट फाइट विद द एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली। ऐसे ही है। और आपको स्टेट के साथ एक तरह से आप लड़ स्टेट रहे के हैं। साथ ही लड़ रहे हैं ना आप, ऐसे ही है। तो स्टेट के साथ तो लड़ाई नहीं होती। ठीक। अगर वो ये बात शुरू में समझ लेते, तो जब उनकी 2 मीटिंग्स हुई थी जनरल बाजवा से, और एक मीटिंग मैंने अरेंज की थी जो नहीं हो सकी। ठीक। वो किसकी वजह से, खान साहब नहीं आए या इधर से नहीं, इधर से बाजवा ठीक साहब था, ने मना कर दिया? बाजवा साहब की तरफ से ठीक था। अच्छा, उन्होंने कहा आ जाए। हाँ, उन्होंने कहा आ जाए, 2 बंदे भी साथ लें ठीक। और 2 बंदे मेरे साथ होंगे, बैठ के बात कर लेंगे। तो मैं लंदन में था जब ठीक। ये खान साहब के बंदों ने कहा जी मीटिंग अरेंज करवाएं। ठीक है। मीटिंग अरेंज कर ली, चाहे किस तरह भी हुई। अदम एतमाद से पहले या बाद? नहीं नहीं, ये तो अभी 3 नवंबर की बात कर रहा हूँ, जिस दिन अच्छा अच्छा। गोलियां चली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ठीक। 1 नवंबर को यूके में था, वहाँ से वापस आया ठीक। इनके कहने पे, इनके जो करीबी थे उनके कहने पे, और वहाँ से मैंने तय करवाया कि जी 1+2 मीटिंग होगी। और ओके। वेन्यू क्या होगा? मैंने कहा आर्मी हाउस वेन्यू होगा। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा थम्स अप, और फिर फ़ोन आया जी जल्दी आयो। ठीक है। और मैं सुबह 10:30 बजे लंदन टाइम, 3 बजे यहाँ के टाइम पे ठीक। टेलीफोन आया। मैं रात को 10 बजे वाली फ़्लाइट वर्जिन की लेके पहुंची। इस्लामाबाद पहुंचा 2 तारीख को, और 3 को 12 बजे हमारी मीटिंग हुई ज़मान पार्क। ठीक। तो 3 को खान साहब से आप मिले? मैं मिलने गया, फिर मैंने कहा हाँ ठीक जी है। क्या है? तो जी जी। नाश्ता कर रहे थे, हम बैठ के गपशप लगाई। सही। तो कहने लगा हाँ भाई क्या है? मैंने कहा ये इस तरह कहा गया था, मीटिंग अरेंज हो गई है। उन्होंने कहा क्या होगी? मैं कहा जी 2 लोग आप ले जाएं मेरे अलावा, ठीक यानी है। कि 2 लोगों को ले जाएं जो करीबी हैं आपके। और बात कर ले। और मैं कहा शायद 2 लोग उनके साथ भी होंगे। सही। तो कहाँ मीटिंग होगी? मैं कहा 2 तो आपकी हो चुकी हैं प्रेसिडेंसी में, कहीं कुछ निकला नहीं, ठीक है। ये मीटिंग आपकी आर्मी हाउस में होगी। ठीक है। फिर जो उन्होंने कहा मैं उसका ज़रा जिक्र नहीं करूँ तो बेहतर है। तो मतलब कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं थे? उन्होंने अच्छे रिमार्क्स थे, लेकिन मजाक में एकदम उन्होंने जंप लेके ये कहा कि जी मुझे भी डिग्गी में बिठाने लगे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी यानी वो जैसे कि एक कहावत है कि शाबाशी वो डिग्गी में कहावत जाते मेरे से रहे। ही निकल गई थी। मतलब मैंने कहा था, डिग्गी मतलब में डिग्गी जाते में रहे। बैठने का मकसद ये नहीं था कि डिग्गी के अंदर बैठे, डिग्गी के में बैठने का मकसद ये था
कि आप गायबाना तौर पर गए, गायबाना यानी तौर कि पे या किसी को छुप के जा रहे हैं मालूम या ना, कोई छुप के जा रहे हैं। ऐसे ही। तो अच्छा। मैंने उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक। घर पे जाएंगे, अच्छा माहौल होगा, हम पहले बता देंगे कि खाने पे बुलाया वगैरह वगैरह। सही। तो पहले तो उन्होंने माना नहीं, फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो, आज वजीराबाद है हमारा। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, 2 रातों से जाग रहा, तो मैं जाके सो गया। तो शाम को पता लगा कि वहाँ गोलियां वो चल गई वाक़या हैं, हो और गया। फिर वो मामला बिल्कुल ही ठीक। ख़राब हो गए थे। फिर हफ्ते के बाद मैं वापस चला गया। ठीक, तो अब आपको लगता है खान साहब को रियलाइजेशन हो गई है कि मुझसे ये सारी गलतियां हुई, मुझे मान लेना चाहिए था, या अब भी उन्हें कहीं ताकत का नशा है और उन्हें लगता है कि नहीं लोग इतने निकलेंगे कि मैं तहस नहस कर दूंगा या इनकलाब ले आऊंगा, जो देखिए या जो ये उनके लोग टीवी पे कह रहे होते हैं कि जी बांग्लादेश तर्ज इनकलाब ले देखिए आएंगे। बात ये है कि बांग्लादेश का तर्ज का जो इनकलाब है ना, वो सियासतदान नहीं लाते। ठीक। 77 में भी जब तहरीक चली थी, उसमें सियासतदान आगे बाद में आए। वो अवाम थे, वो मस्जिदें थी, वो मेंबर थे, डेफिनेटली। जहाँ से वो आवाज़ें उठी, नफाज मुस्तफ़ा की सही। आवाज़ें उठी। बाद में फिर मुफ्ती महमूद साहब हुए, असगर खान साहब हुए, दीगर लोग हुए, वो उसके आगे लग गए। ठीक। तो बांग्लादेश में भी यही हुआ, कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी, अवाम थी। ऐसे ही। फिर अवाम के साथ अगर वो मिल गए हों पॉलिटिशियन बाद में, तो उनका फ़ायदा उठाने के लिए तो वो अलग बात है। रेवोल्यूशंस इस तरह नहीं आती। ठीक। मतलब या तो आप कोई नेल्सन मंडेला से मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। ऐसे ही। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे, और बाहर निकल कर क्या कहा कि मैं सबको माफ़ कर दूँ, ये ऐसे ही। मेरा ही मुल्क है, ये आपका ही मुल्क है। तो हम्म। यहाँ पे ये देखें ना, मैं ये हमेशा कहता हूँ, ये खान साहब के सामने मैंने एक आधी दफ़ा कहा था, मैं कहता कि ये कमरे में बैठे हैं हम, 2 रास्ते, एक दरवाज़ा है हम्म। जिससे आप आराम से खोल के निकले, दूसरा ये दीवार है, अगर इसमें सर मार के आप समझते हैं सुराख कर लेंगे, तो आप ये तो करके ये कर देख लें लें। आप। हाँ, तो ठीक। मतलब ये चीज़ें जो हैं ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं। डेफिनेटली। और हमारी इन तलखियों की वजह से, आपस की लड़ाइयों की वजह से, जो ये विशेष सर्कल 88 के बाद चलना शुरू हुआ है, उसके पाकिस्तान को फ़ायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ ना। ऐसे ही है। तो अब भी मैं समझता हूँ कि ये कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे, लेकिन खान आपको साहब भी लगता है कि खान लचक साहब दिखाएं। कुछ कर चुके हैं बेटर सेंस प्रिवेल, या उनको अभी तक देखिए सेंस वो मेरा कोई उसी राब्ता में? नहीं है, मेरा उनके लोगों से राब्ता है जो असेंबली में होते हैं, कभी कभी मुलाकातें हो जाती हैं, बहुत प्यार और दोस्ती है हम्म। बहुत से लोगों के साथ, माजी में भी इकट्ठे हम चलते आए। तो उनका मुझे नहीं मालूम कि थिंकिंग क्या है इस वक्त, क्योंकि वो मतलब आइसोलेटेड है, हम्म। उनके लोगों को भी नहीं पता होगा उनकी थिंकिंग क्या है, बहुत लेकिन कम। जो अलीमा खान आके बात कर रही होती हैं वो बड़ी डिफरेंट होती है, पीटीआई के लोग बात कर रहे होते हैं वो बड़ी डिफरेंट होती है। इसमें क्या आपको लगता है कि कोई इंटरनल इनकी आपस में कोई लड़ाई चल पड़ी है, या खान साहब को अलग अलग एडवाइजेस दे रहे हैं? तो ये सिनेरियो देखिए इस हर वक्त आपको हर कहाँ पार्टी जाता के दिखा अंदर रहा ना, हर पार्टी के अंदर डव्स भी होते हैं, हॉक्स भी होते हैं। पीटीआई के अंदर भी डव्स भी हैं और है? हॉक्स सही। भी हैं। ये अब लीडरशिप पे, स्टेट्समैन जो होता है ना, उस पे डिपेंड करता है कि वो कि किसकी आपने बात को। गलत बातें सुननी है या सही बातें सुननी है, या कोई बीच का रास्ता निकालना है। ठीक। तो देखें, माजी में आप देख लें ना, मोहतरमा को देख लें, तलखियाँ थी, सब कुछ था, 88 में आकर फिर आगे हुकूमत में फिर निकली, हम्म। फिर जिन्होंने निकाला उन्हीं के साथ राब्ते बिल्कुल बातें ऐसे हुई ही। ना। ऐसे ही। नवाज शरीफ को देख लें, तीसरी मरतबा, तीन वापस मरतबा यानी वापस उन्हीं के साथ निकाले गए और उन्हीं के मामलात साथ बना के मिलकर वापस वापस आए। आए। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसने इस मुल्क के अंदर रहना है। ऐसे ही। या तो ना कि आप इसको उठाकर कहीं मुल्क से बाहर फेंक देंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। कुछ अरसे के लिए आप उसको टेम भी कर लेंगे, मालूम नहीं फिर कौन उठ जाए बीच में से। ऐसे ही। तो बेहतर यह है कि मुल्क के लिए खुद भी लीडरशिप ये सोचे कि यार हमने ये करना। अच्छा, ये भी अजीब बात है, अमेरिका को देख लें, इंडिया को देख लें, रॉ की इनपुट के बगैर, पेंटागन की इनपुट के वो बगैर, ऐसे ही मतलब है। प्रवेल करते हैं वो लोग ऐसे ही है। ऐसे कि ही इस है। तरह करें, इस तरह। हम आईएसआई को इस तरह बात करते होते हैं जिस तरह कि कोई हमारा दुश्मन बैठा हुआ ऐसे ही है। अच्छा है। सर, इसी में एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आप तो ज़रा इन हालात को बड़ा करीब से जानते हैं। इस वक्त बाज़ पीटीआई के ऐसे भी दोस्त हैं जो कहते हैं जी अगले महीने में जो है वो चीफ साहब चले जाएंगे, आईएसआई चीफ की बात कर रहा हूँ, यानी वो ड्यू टू आई थिंक वो एक नोटिफिकेशन जो हुआ था पहले वाला कि उनकी मुलाजमत मुद्दत में तोसी हुई थी। फिर कुछ दोस्त कहते हैं जी उसके बाद जो है वो हमें खबर है या हमने वर्कआउट किया है कि जनरल फैसल नसीर चले जाएंगे।
तो उसके बाद जो है वो हम चीज़ों को वापस अपनी तरफ ले आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कोई फ़ौज इस तरह के माहौल में जब ये वाला सिनेरियो बना होता है तो फ़ौज उमूमन क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि आप ज़्यादा ज़ाहिर करीब हैं नहीं ड्यू नहीं, टू योर फैमिली और आपकी सारी एक बहुत लंबी एक है, तो उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस क्या लगता है कि इन हालात में जहाँ चीज़ें इतनी आके स्ट्रक हुई हुई हैं, तो क्या पीटीआई के जो दोस्त समझते हैं उस तरह के मामलात बन सकते हैं या क्या होगा आगे? पीटीआई को ये मालूम होना चाहिए, और बहुत से लोगों को, मतलब फ्रॉम पीपल्स पार्टी टू पीटीआई टू पीएमएलएन, जी जी। कि ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर फौज हमारी इंटेक्ट सिर्फ इसलिए कि चेन ऑफ कमांड। हम्म। ये कहना जी कि जनरल फैज़ जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर चल रहे थे, या डीजीआईएसआई जो है उसने अपनी कोई दुकान खोली हुई है, सॉरी टू जी से जी। दैट वर्ड, हाँ यहाँ ऐसे पे ही। नहीं है। यहाँ पे फौज हमारी इंटेक्ट और दुनिया की मानी हुई फौज इसलिए है कि एक बंदा है जो जिसके हाँ, लेकिन वहाँ पे मशावरत होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, बातचीत होती है, लेकिन जब फैसला हो जाता है तो फैसले हो जाते हैं। ऐसे ही। ये मोहतरमा ने गलतफहमी का शिकार हुई। उनको भी किसी फ़ौजी ने, रिटायर्ड फ़ौजी ने एडवाइस किया कि जी आईएसआई का चीफ अपना लगवा लो कि सब ठीक हो बस जाएगा। थोड़ी हुकूमत ही। और जनरल कल्लू को, एक रिटायर्ड जनरल को उठा के, हाँ हाँ। जिनको मैं मेजर से जानता था, उठा के वहाँ बिठा दिया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, पहला आईएसआई का चीफ लगाया, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, दूसरा लगा दिया। हम्म। मतलब पहले से एक्सपीरियंस अच्छा होता था, क्या बंदा दूसरा लगाया, नहीं, दूसरा लगा दिया, उसी को आर्मी चीफ बनाने के लिए तो मतलब उसको कोशिश की। कोशिश की। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ठीक नहीं है। दूसरा, पहले की फ़ौज में और अब की फ़ौज में मसला ये हो गया कि अब जो पॉलिटिकल इनपुट आ गया ना, हम्म। उसमें फिर वो देखते हैं पॉलिटिकली जी, हाँ ये बंदा इन्हों चीफ बनाइए, ये साढ़े काम दा होएगा कि नहीं होएगा, इसका बैकग्राउंड क्या है। हम्म। चार में से आप आपके पास जो लिस्ट आती है चार पांच की, उसमें से आप उसको चुनते हैं जिस पे आपको कहा जाता है जी ये तो अपना ही बंदा है। ठीक है। यही गलती उसी ना वाजिद उसने ने भी वाजिद की, ने की अभी जो कि जनरल अपने वहां पे। रिश्तेदार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जी हम थे, 15 साल गुजर गए, 15 और गुजर जाएंगे। ऐसे तो ही। फिर क्या हुआ एंड में? ऐसे ही। ऐसे यहाँ ही। भी देख लें आप। ऐसे ही। मतलब यहाँ पर एक है कि आपको वो टाइम आया था जब फैसला करना होता है कि यू स्टैंड विद द इंडिविजुअल और द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन। तो तो यू फौज ऑलवेज, ज़ाहिर है वो मुल्क के साथ ही खड़ी होती है मुल्क और के वो साथ, उसको। फौज का काम ही मुल्क के साथ खड़े होना है। तो आप अभी कोई रिसेंट चेंजेस देख रहे हैं जो पीटीआई के दोस्त देख रहे हैं देखिए जी, बहुत ज़्यादा दूरबीन ये से? फैसला मैंने नहीं करना, ये फैसला आपने नहीं करना, ये फैसला करना है पीटीआई ने और इमरान खान ने। सही। ठीक है, एग्जाम्पल दे दूँ आपको मैं, नवाज शरीफ 99 में पकड़ा गया, ठीक है कि नहीं, अटक जेल, लांडी जेल, हम्म। सेसना जहाज़ में, छोटे जहाज़ में हथकड़ियाँ लगाकर सीट के साथ बांध के। बांध कर कराची लांडी जेल पेशी के लिए जा रहा था वापस। हम्म। वो मेरे ख्याल में उनको खान साहब से ज़्यादा गुस्सा था, ठीक डेफिनेटली। है नहीं, अटक इनके साथ जेल। तो कुछ हुआ ही नहीं मैं अभी वही कह तक, रहा हूँ ये ना, तो उसको ज़्यादा गुस्सा था, उसको ऐसे। तो वहाँ से गन पॉइंट पे उठाया ले गए, पता नहीं क्या कर रहा था। मैं वैसे बात आपको बता रहा हूँ, जिस दिन नवाज शरीफ ने फैसला किया ना, एक साल पहले, मतलब 6 महीने 8 महीने पहले उनके इस फैसले से, हम्म। मैंने कोशिश की थी कि किसी तरह से मान जाए, परवेज़ मुशर्रफ को मना लिया हम्म। कि असेंबली ना तोड़ना, असेंबली के अंदर से मुस्लिम लीग नून का इनकी मर्जी से किसी को बनवा देते हैं तो मामला चल पड़ेंगे। ठीक। ही सेड ओके गो अहेड एंड टॉक टू देम। मैं बात करने गया, उनके वालिद को पहले कन्विंस करने की कोशिश की। जब मियाँ साहब से मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने नहीं की, कैंसिल कर दी। पैगाम मुझे भेजा और ये कहा जी कि अभी उनका मूड नहीं है, वो जो आपका प्रपोजल है। पहले तो हम्म। ऐसे ही कहा ना कोई लीगल मीटिंग है ये वो। तो फिर मैंने पूछा, ठीक। मैं सच्ची बात बताओ, तो ये निकला। जिस दिन खान साहब फैसला करेंगे ना यार, हाँ सारी चीज़ों को देख कर यार कि ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये नहीं, ये मेरा मुल्क है। सही। मैं मतलब एक पॉपुलर लीडर हूँ, नवाज शरीफ कम पॉपुलर नहीं था उस वक्त, ठीक है। ठीक है ना। जी डेफिनेटली, मेरा वो ख्याल है तो जितनी नवाज खान शरीफ साहब की का। पॉपुलैरिटी इतनी उस वक्त नवाज शरीफ की भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो उसने इतना बड़े पंगे लेने शुरू करते हैं जब तो वो देखते हैं यार अब इतने वहाँ मेरे साथ है तो मैं क्यों ना हम्म। इस तरह करूँ। तो जिस दिन वो सोचेंगे कि हाँ अब मैंने बात करनी है, अब मैंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, फिर गाड़ी आगे चलेगी। ठीक। और अगर वो आप ही को कोई उनका बंदा राब्ता कर दे कि सर अब आप दोबारा कोई देखिए गाड़ी को चढ़ाएं पटरी पे, तो आप रोल प्ले कर सकेंगे? मैं आपको हकीकत बताऊं कि मेरे किसी से कोई रब्ता नहीं है, ठीक है ठीक। ना। इज्जत करते हैं, जब कोई काम होता है या कभी कोई बात करनी होती है, मैं ज़रूर जब भी फ़ोन करता हूँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, इज्जत के साथ। मैं भी इज्जत करता हूँ सही। उनकी। सही। लेकिन कभी ऐसा नहीं मैं समझता कि मैं उन्हें कहूँ जाकर जी कि इस तरह कर लें, क्योंकि जो जिससे मैं गुजरा हूँ,
कि पहली दफ़ा लोग कह रहे ये चीफ आर्मी स्टाफ इनके वाले थे और एक बड़े रिस्पेक्टेबल फौज के अंदर। लेकिन मैं भी 3 महीने एग्जाइल में रह के आया हूँ, ठीक है ना। 3 महीने मेरा ही पासपोर्ट जो है वो बंद था, ठीक है ना। मैं भी PNIL पे था, मेरा पासपोर्ट ब्लॉक था, और उसके ब्लॉक के साथ एक और भी लफ्ज़ लिखा हुआ था जो बड़ा ख़तरनाक सा लफ्ज़ था जो उसके अंदर लिखा हुआ था। तो मैं भी कभी लंदन, तो कभी दुबई, तो कभी सऊदी अरेबिया, तो फिर वापस आया। तो ये नहीं है कि मतलब जब एक फ़ैसला उन्होंने किया और उससे उससे हम टक्कर लेंगे तो चाहे कोई भी होगा, लाजिम बात है यू विल हैव टू सफर। सर आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लग रहा है कि खान साहब मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाएंगे, या उससे पहले पहले कोई बातचीत हो जाएगी, या बिल्कुल बातचीत होगी ही नहीं और बस जो 9 मई और जो जो ज़ाहिर एलिगेशन हैं उन पे एग्जीक्यूशन होगी? इस पे आपको अपना सारा तजर्बा क्या देखिए उसका निचोड़ मेरा बताएं। नहीं ख्याल कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाएंगे, ये भी एक मफरूज़ा है ना, जिस हाइपोथेटिकल। हाँ जी, मुख्तलिफ मतलब हम हालात सोच को रहे हैं देख जी, के लोग डार्क लोग सिलेक्ट तो कर रहे यहाँ हैं भी कि कह जी रहे हैं जी कि वो टॉप सिटी नहीं है, वो असल में तो 9 में है, और ये और जी वो जी है। ऐसे तो खान साहब के भी जो सही मसला शुरू हुआ था ना, वो DGISI पे ही शुरू अपॉइंटमेंट हुआ पे था हो माजी की तरह। ऐसे। मतलब मुझे समझ नहीं आती हाँ हाँ कि हमारे सियासतदान इतना मंजे हुए सियासतदान, हाँ। और उनकी सोच इतनी छोटी हो जाती है असल मसला क्यों नहीं कि क्या समझते? मसला समझते नहीं। ठीक। तो मुझे कोई ऐसा सिनारियो मैं नहीं कह सकता कि मिलिट्री कोर्ट्स होंगे, ठीक है। कि ऐसे कन्विक्शन होगी। ठीक है। आ, ये अभी डिपेंड करता है, लेट्स सी हाउ टाइम विल टेल। और खान साहब क्या फैसला करते हैं उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें हाँ डिपेंड लाजिम करती बात, जिस दिन वो फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे, लड़ने का फैसला करेंगे तो लड़ के देख लें, अगर सुलह का फैसला करेंगे तो इनिशिएटिव लेके देख लें। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे एजाजुल हक साहब। बड़ी तफसील से माजी के और मौजूदा सिनेरियो में और फ्यूचर के हवाले से हमने इनसे बड़ी इन्फॉर्मेटिव हमारी डिस्कशन हुई है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।